हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बुक 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसमें कि क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। हमें कंपनी का क्या करना है, फाइनेंशियल कंडीशन देखना है कि आज हमारी कंपनी का क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। ठीक है जी। तो हम फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए पहले भी कुछ कर चुके हैं। क्या 11th स्टैंडर्ड में हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है, फाइनल अकाउंट बनाते थे क्या, प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए कि हमारे कंपनी का क्या, कैसे, कहाँ से इनकम आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, वो सारा कुछ देखने के लिए पीएन प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे। और मेन कंडीशन देखने के लिए, यानी कि हमारे बिजनेस का क्या फाइनेंशियल कंडीशन वो देखने के लिए क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। तो उसी तरह अब कंपनी का, हम लोग कंपनी कर रहे हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देखने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बट बैलेंस शीट हम लोग आज तक कैसे बनाते आए हैं, टी शेप में, राइट। ऐसा कुछ रहता था ना, ऐसे करके इधर लाइबिलिटीज लिखते थे, इधर एसेट्स लिखते थे, सारा का सारा। ठीक है, तो ये सारा एसेट्स इधर आता था, लाइबिलिटीज इधर आता था। बट हमारे कंपनी में है, कंपनी में कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है अलग तरीके से, मीन्स हमें उस तरीके से ना बना करके, वो हमारे मनमर्जी की तरह मनमर्जी था कि हम ऐसे बना लेते थे। लेकिन कंपनी में कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसे हमें मानना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3, पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अनुसार। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अनुसार, ये आप याद कर लेना, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन से शेड्यूल के तहत हमें बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो शेड्यूल 3 और पार्ट कौन सा, 1, पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें कानून ने बता रखा है कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है। आप जो अभी तक अपने मर्जी से बनाते हैं और टी शेप में वैसा नहीं बनाना है। हम आपको बताते हैं कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है। तो उन्होंने हमें बना करके दिया है और हमें वो जैसा है वैसा का वैसा उसी सीक्वेंस में, हमें जैसा उन्होंने बना के दिया उसी सीक्वेंस में हमें भी वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप समझ के करो या फिर याद करके करो, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस के साथ ही माइंड में बैठा लो, लेकिन हमें इसी स्ट्रक्चर में, ठीक है, जितना जैसे जैसे ये दिया हुआ है वैसे वैसे ही हमें क्या करना है, ये सारा का सारा यहां से लेकर के पूरा यहां तक है। ठीक है, तो ये हमें बैलेंस शीट इसी तरह से हमें बनाना है। ठीक है जी, इसमें से पूरा का पूरा बैलेंस शीट बनाने के लिए भी दे सकता है, पूछ सकता है कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है, वो पूरा का पूरा बता दो, या तो कुछ कुछ आइटम्स पूछ सकता है कि ये किसके अंडर में आता है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस के साथ वो याद हो ही जाता है। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो हमारे दिमाग में बैठते जाता है, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग जितना आज तक पढ़े हैं ना वही सब का कंक्लूजन है इसी के अंदर। ठीक है, लेकिन हमें बस क्या करना है, सीक्वेंस अपने माइंड में बैठाना कि किस किस कौन से सीक्वेंस में क्या क्या लिखना है। ठीक है जी, तो चलो हम लोग आज बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं कि कंपनी क्या लॉ बना के दी है भाई, कि कैसा बैलेंस शीट होना चाहिए कंपनी का। ठीक, तो पहले देख लो, मेजर हेडिंग, 2 मेजर हेडिंग होता है हमारा। एक तो आपको रेड पेन में दिख रहा होगा, ये की है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और यहां दिख रहा होगा आपको रेड पेन में एसेट्स, राइट। सेकंड में क्या दिख रहा है, एसेट्स। तो हमारे 2 मेजर हेडिंग है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब आप बोल रहे होगे कि चलो इक्विटी लायबिलिटीज तो समझ में आ रहा है, इक्विटी क्या, इक्विटी अभी आपने शेयर पढ़ के आया ना, शेयर वगैरह, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सारा कैपिटल होता है। कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन तो जानते हो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, तो वही कैपिटल है, उस कैपिटल को क्या नाम दिया गया है, इक्विटी नाम दिया गया है, एंड लायबिलिटीज दिया गया है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा, जब ये पेयर बनाया गया है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और ये सेकंड में दिया है एसेट्स, तो ये इक्विटी की जगह साथ में क्यों नहीं एसेट्स लिख दिया गया, लायबिलिटीज को क्यों नहीं अलग लिख दिया गया, आपके माइंड में ये आएगा। तो गाइज, कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी या फिर बिजनेस के लिए ही ले लो,
चलो कंपनी पढ़ रहे हैं तो लोग कंपनी पे फोकस करते हैं। कंपनी के लिए क्या होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी किसका है ये तो पता है कि कैपिटल का नाम ही है। तो कैपिटल यहाँ पे कौन होता है? शेयर होल्डर, जितने शेयर होल्डर होते हैं सारे के सारे उस कंपनी के मालिक रहते हैं। शेयर होल्डर जानते हो ना, जिसे शेयर अलॉट किया जाता है वो हो जाते हैं शेयर, कंपनी के सारे मालिक हो जाते हैं। तो जितने मालिक होंगे वो सारे क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो वही लिए रहते हैं इक्विटी शेयर, उन्हीं के पास होता है इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर। तो वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी है। क्या करती है कंपनी? कंपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है ना, बोलती है कि भाई मेरे अंदर मेरे में पैसे जो लगा रहा है उसका पैसा भी मेरे लिए क्या है? लोन है। मेरे लिए क्या है? लोन है, कंपनी बोलती है। तो इन लोग शेयर होल्डर लगाए, भले ही इन लोग मालिक हैं, लेकिन कंपनी तो एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कंपनी के लिए लोन हो जाएगा। तो कंपनी उसको लोन लेके चलती है, यानी कि लाइबिलिटी लेके चलती है, एज अ लाइबिलिटी लेके चलती है, तो लाइबिलिटी हो गया। तो इसीलिए इक्विटी को साथ किसका दे दिया गया? लाइबिलिटी के साथ ही इसको इंक्लूड कर लिया गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है ना, तो ये एक सारा क्या है? कैपिटल है, लाइबिलिटी है। क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी दोनों साथ में आ गए। लाइबिलिटी इक्विटी वाला लाइबिलिटी यानी कि कैपिटल एंड लाइबिलिटीज दो अलग नाम है, लेकिन कंपनी के लिए क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? लाइबिलिटी है। इसलिए दोनों एक साथ एक हेडिंग में, मेजर हेडिंग में डाल दिया गया है, और एसेट्स को अलग मेजर हेडिंग में डाल दिया गया सेकंड में। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। तो हमें दो मेजर हेडिंग डालना है, क्या? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। अब मेन हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में देखो, इक्विटी का, लाइबिलिटीज का और एसेट्स का, तीनों का दो दो मेन हेडिंग बनेगा, दो दो। ठीक है, इसका दो, इसका दो और एसेट्स का दो। ठीक है जी, सारे का दो 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 दो। ठीक है, यानी कि टोटल के टोटल कितने मेन हेडिंग हो जाएंगे? 6। टोटल के टोटल मेन हेडिंग कितने? 6। इक्विटी के 2, लाइबिलिटीज के 2 और एसेट्स के 2। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो इक्विटी में 2 क्या होंगे? इक्विटी में 2 क्या होंगे? जब हम शेयर, अभी दिमाग ले जाओ कहाँ? शेयर वाले चैप्टर में शेयर हम पढ़ते थे तो क्या लिखते थे? शेयर, इक्विटी मीन्स क्या? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर का फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर होल्डर का फंड ही तो होता है। तो हेडिंग क्या हो जाएगा? मेन हेडिंग क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी का एक तो ये हो गया मेजर हेडिंग, दूसरा क्या मेजर हेडिंग होगा? सॉरी, मेन हेडिंग होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, अच्छा फॉर्मेट देख लो कि फॉर्मेट कैसे? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर इंपॉर्टेंट है, और करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट। हालांकि इस चैप्टर में हमें इस करंट और प्रीवियस से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, प्रीवियस से तो बिल्कुल ही नहीं है, हमें करंट से मतलब है। ठीक है, लेकिन हम फॉर्मेट की तरह, फॉर्मेट कैसा है क्या है वो हमें इसी तरह से लेके चलना है। ठीक है जी, ओके। आप इस चैप्टर में ये सारा सिक्वेंसेस सीख जाओ, बहुत बड़ी बात है। तो क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी में आप क्या देखते हो? शेयर होल्डर, इक्विटी मीन्स क्या? इक्विटी कैपिटल मीन्स क्या होता है? शेयर होल्डर का फंड, शेयर होल्डर का फंड होता है। तो शेयर होल्डर्स फंड को क्या कर दिया? मेन हेडिंग बना दिया। अब शेयर होल्डर फंड में क्या आ रहा है? पहला, शेयर होल्डर फंड के सब हेडिंग कितने हैं? 3 है। शेयर होल्डर फंड के सब हेडिंग कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड के 3 तरह के सब हेडिंग है। ठीक है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो आपको दिमाग में पहले क्या लाना है? इक्विटी के दो मेन हेडिंग। तो इक्विटी के मेन 2 हेडिंग क्या क्या होते हैं? शेयर होल्डर फंड और दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब शेयर होल्डर फंड के सब हेडिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब देखो शेयर कैपिटल, ये सब शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट इक्वल टू शेयर होल्डर फंड।
ठीक है, ये सारे के बराबर ही होते हैं शेयर होल्डर के फंड। शेयर होल्डर फंड में ये सारे आते हैं, इसलिए हम क्या कह दिए, इसको सब हेडिंग बना दिए। क्या क्या, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर। ये देख लो शेयर होल्डर फंड है ना, आप दिमाग में बस इतना रख लो कि मनी रिसीव कैसे कैसे होता है। शेयर कैपिटल से मीन्स शेयर कैपिटल से मीन्स हम लोग क्या करते हैं, शेयर को इश्यू कर देते हैं और उसको शेयर अलॉट कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल से हम इसको शेयर होल्डर बनाते हैं, उससे क्या होता है, मनी हमें रिसीव हो जाता है। दूसरा कैसे मनी आ सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस से। हमारे पास रिजर्व रहेंगे, सरप्लस रहेंगे, तो उससे मनी आ सकता है। तीसरा क्या, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट ये बताएंगे क्या होता है, तो इससे भी हमें क्या होता है, मनी कलेक्ट होता है। ठीक है, ओके तो पहला देखते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल भी क्या क्या होते हैं, शेयर कैपिटल दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। तो वो चीज ना लिख करके इसमें एक ही में, जैसे कि शेयर कैपिटल है ना, अब इसमें भी आता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, राइट। तो पहले तो हमें नोट नंबर डालना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल में एक चीज नहीं आता है, शेयर कैपिटल में कितना दो, जैसे कि इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, तो कितना हमारे कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो सारा हम कहाँ नोट शो करेंगे, नोट में। ठीक है, यानी कि हम अलग से नोट बनाएंगे नीचे, यहाँ पे ना लिख करके कि कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस है, हम नोट में दिखा देंगे। जिसको देखना है भैया वो खोलो, नोट देखो, और नोट नंबर यहाँ हम डाल देंगे कि नोट नंबर 1 मीन्स आप 1 में जाकर नोट नंबर 1 यहाँ पे डाल देंगे, यानी कि आप 1 में जाकर के देख लो। तो 1 में वो जाकर के देखेगा। किसी को अगर देखना है कि शेयर कैपिटल का वैल्यू सपोज 5 लाख है, सपोज 5 लाख है, तो 5 लाख की शेयर कैपिटल में कहाँ से कितना प्रेफरेंस शेयर है और कितना इक्विटी शेयर है। ठीक है, मीन्स शेयर कैपिटल में कितना क्या है, शेयर कैपिटल में क्या है, सिर्फ इक्विटी शेयर का ही कैपिटल है या फिर प्रेफरेंस शेयर का ही कैपिटल है या फिर दोनों का है। तो शेयर कैपिटल निकालने का एक तरीका होता है, हमें फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, फॉर्मूला होता है। तो क्या लिखोगे आप, नोट नंबर कहाँ है हमारा, ए है ना, नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में डालोगे आप, नोट नंबर 1 नोट और अमाउंट डालकर नोट नंबर 1 में डालोगे। क्या हमें निकाल, शेयर कैपिटल में हमारा क्या क्या है, शेयर कैपिटल में हमारा क्या क्या है। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर सपोज हमारा इक्विटी है, प्रेफरेंस है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, उसको मिला के अमाउंट को क्या होगा, टोटल शेयर कैपिटल। ये टोटल अमाउंट यहाँ डाल दोगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे है 1 लाख, यहाँ है 2 लाख, यहाँ हो जाएगा 3 लाख, टोटल में कितना 3 लाख। ठीक है, तो ये 3 लाख जो है ना, यहाँ पे आपका शो कर दोगे, ये 3 लाख आप यहाँ पे शो कर दोगे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में देखो क्या क्या खिचड़ी पका है, इक्विटी शेयर है 1 लाख का, प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख का। तो हम यहाँ ना शो करके हम क्या करते हैं, नोट नंबर डाल देते हैं कि भैया अगर आपको पता न चले तो आप, अगर आपको जानने की इच्छुक होगा कि आपको जानना है कि क्या है इस शेयर कैपिटल में, तो आप नोट नंबर देख लो। नोट नंबर 1 हमने डाल दिया, तो नोट नंबर 1 में जाकर के देख लो। तो ये गया, कोई देखा, जिसको देखना है नोट नंबर 1 में गया, शेयर कैपिटल के बारे में देखा, अच्छा इक्विटी शेयर 1 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का है, ओके, टोटल का टोटल 3 लाख वही शेयर कैपिटल में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है नोट नंबर का मेन मोटो। ठीक है, तो अब हो गया शेयर कैपिटल, हो गया हमारा सब हेडिंग, फर्स्ट सब हेडिंग हमारा हो गया शेयर कैपिटल। सेकंड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है जी, रिजर्व कैसा, जो हम लोग आज तक कितने सारे रिजर्व बनाते आए हैं, बहुत सारे रिजर्व बनाए हैं, जितने भी रिजर्व हैं वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, इस रिजर्व एंड सरप्लस में। अब रिजर्व तो बहुत तरीके के होते हैं, राइट, बहुत तरीके के रिजर्व हमारे पास होते हैं। तो हम सारे रिजर्व को नाम यहाँ पे, अमाउंट यहाँ पे लिख करके हमें
खराब नहीं करना है, इस बैलेंस शीट के शो को हमें खराब नहीं करना है, इसलिए हम नोट नंबर डाल देते हैं और नोट में सारा शो कर देते हैं कि इसको, अगर आपको जानना है कि कौन सा रिजर्व है, कितना है, तो आप जाकर के नोट नंबर में देख लो। हम बस बता दें कि हमारे कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, ठीक है, तो मेन जितना है वो यहाँ पे शो कर देते हैं। तो अब क्या, हम नोट नंबर 2 लिख देंगे, यहाँ पे नोट नंबर 2 लिख देंगे, और नोट नंबर 2 में मीन्स नोट नंबर 2 में जाके देख लो, तो नोट नंबर 2 में जाके देखेगा तो देखेगा कि ओ WCI मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि आप पार्टनरशिप में करते आए हो, और क्या SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो कि हमें हमारा प्रॉफिट, अगर हम शेयर प्रॉफिट पे इश्यू कर रहे हैं तो सरप्लस, ठीक है, और क्या, और जो हम प्रॉफिट लॉस अपना देखते हैं वो वाला प्रॉफिट एंड लॉस जो देखते हैं कि हमारे कंडीशन क्या है, हमारे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हम अगले चैप्टर में अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो वो वाला क्या करेंगे, वो भी हम यहीं में इंक्लूड कर देंगे, यानी वो भी हमारे लिए क्या है, हो गया रिजर्व, यानी कि WCR प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व, ठीक है, और क्या हो सकता है, फ्री रिजर्व, और क्या, फ्री रिजर्व, और क्या हो सकते हैं, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, और क्या हो सकते हैं, जितने भी आपको रिजर्व दिख रहे हैं, जितने भी आप अभी तक रिजर्व पढ़ते हैं, वो सारे के सारे रिजर्व कहाँ जाएगा, इस रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में जाएगा। तो इतने सारे रिजर्व, देखो हम लोगों ने कितने सारे रिजर्व यहाँ पे लिखे हैं, वो सारे को यहाँ पे लिख करके हमें इसके शो को खराब नहीं करना है, तो हम नोट नंबर लिख देते हैं कि भाई 2 में जाओ, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे 5 लाख का रिजर्व है हमारे पास टोटल का मिला करके, ठीक, तो हम यहाँ पे अमाउंट शो कर देंगे कि हमारे पास रिजर्व कितना है, 5 लाख है, ठीक है जी, तो हम यहाँ पे अमाउंट शो कर देंगे। ओके, ये होता है हमारा जितना भी रिजर्व आएगा, ये कहाँ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में। जितने भी तरह के कैपिटल रहेंगे वो सारा कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल के हेडिंग में, ठीक है, सब हेडिंग में। और तीसरा क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब क्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए हम शेयर पढ़ते टाइम इसे हम इंक्लूड नहीं किए, लेकिन अब यहाँ पे नाम आ गया तो आप सुन लो कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है। जैसे कि आप शेयर इशू करते थे, कंपनी जो है पब्लिक को क्या करती थी, शेयर इशू करती थी, कैसे, एक कागज का टुकड़ा दे करके अलॉट कैसे करती थी, शेयर को कैसे अलॉट करती थी, कागज का टुकड़ा देकर कि भाई आप मेरे कंपनी के इतने शेयर के मालिक हो, इतने शेयर के मालिक हो, ये लिख करके दे देती थी। जो भी नाम रहता था, नाम लिख दिया, सपोज राम है तो राम का नाम लिख करके राम को इतना शेयर आपको अलॉट हो गया, उसका नाम लिख देती थी। कुछ शेयर ऐसे भी इशू होते थे जिसमें नाम नहीं लिखा रहता था, बस ये लिखा रहता था कि आपको इतना शेयर अलॉट किया जा रहा है, इतना शेयर अलॉट किया जा रहा है, इसमें उस इंसान का नाम नहीं लिखा जाता जिसे शेयर दिया जा रहा है, ठीक है, जिसे शेयर दिया जा रहा है उसको उसका नाम न लिख करके बस ऐसे ही लिखा जाता था कि आपको इतना अलॉट किया जा रहा है, ठीक है जी। तो जिसका नाम नहीं लिखा है, जिस कागज के टुकड़े में नाम नहीं लिखा है, वो कागज का टुकड़ा तो कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक, तो कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, और ये तो जिसपे का है उसका ही है, ठीक है, ये तो मतलब ये राम का नाम है तो राम का ही कागज है ना, और जिसका नाम नहीं है वो तो कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। तो यही चीज क्या कहलाता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मीन्स शेयर वारंट इसी का नाम है, इस कागज के टुकड़े का, कि हम मनी रिसीव किए, इससे ये भी तो ये देगा ना, इसको शेयर अलॉट करेगी कंपनी, तो ये भी पैसे देगा, कि पैसे देगा कंपनी को, ठीक है, तो देगा कंपनी को, तो रिसीव हुआ ना, पैसे रिसीव हुए, तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट दे करके, मीन्स उसमें उस कागज के टुकड़े में उसका नाम नहीं है, वहां से ये मनी रिसीव हुए हैं, ठीक है जी, वो हो गया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये हमारा हो गया इक्विटी का फर्स्ट मेन हेडिंग का सब हेडिंग 3।
अब दूसरा देखते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या है, शेयर तो इशू हो गए थे, शेयर एप्लीकेशन के मनी मीन्स क्या हुआ कि पब्लिक को शेयर, कंपनी ने पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमें क्या हो रहा है कि ये कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है, ये कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है, तो पब्लिक क्या करेगी, उसको लेगी। तो कंपनी के अलॉटमेंट के पैसे भी तो मिलते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए पब्लिक को क्या करना पड़ता है, जितना कंपनी बोलती है 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए के हिसाब से जो भी बोलती है, तो उतना पैसे पब्लिक को देना पड़ता है कंपनी में। तो वो पैसे तो पब्लिकों ने दे दिया है, लेकिन अभी कंपनी ने अलॉट नहीं किया है। सपोज मार्च में ही कंपनी का बैलेंस शीट बन रहा है और इसने क्या किया, फरवरी में क्या कर रही है कंपनी अपना शेयर इशू कर रही है और उस चीज का डेट अभी तक चल ही रहा है कि लोग अप्लाई कर रहे हैं, आधे लोग का पैसा आ भी गया है। अभी कंपनी जो है करेगी, उन लोगों को अलॉटमेंट करेगी, सबको शेयर देगी, लेकिन उससे पहले ही क्या आ गया, वो 31 मार्च आ गया, जिसमें कंपनी को बैलेंस शीट अपना बनाना पड़ रहा है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए अभी बनाई तो नहीं है, मीन्स अभी कंपनी ने क्या किया, शेयर बस इशू किया। अब बाकी पब्लिक का क्या हुआ, पैसे एप्लीकेशन के पैसे क्या हो गए, आ गए हैं, लेकिन अभी कंपनी ने क्या किया, उन लोग को अलॉट नहीं कर पाई। ठीक है, उन लोग को कंपनी उन लोग को पैसे अभी मीन्स अपना शेयर अलॉट नहीं कर पाई और उन लोग के पैसे रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि और उसके बीच में क्या आ गया, बैलेंस शीट बनाने का दिन आ गया, तो कंपनी बैलेंस शीट बनाने में बिजी हो गई और उन लोग को एप्लीकेशन के पैसे उन लोग को अभी तक शेयर अपना अलॉट ही नहीं की। ठीक है, तो शेयर अपना अलॉट ही नहीं की, शेयर अपना दी ही नहीं है, तो उसी चीज को कहते हैं कि मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। मीन्स एप्लीकेशन मनी तो रिसीव हो गए हैं, उन लोगों ने एप्लीकेशन के मनी पैसे हमने दे दिए, लेकिन हमने अभी क्या किया, पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी हमने अलॉटमेंट का काम क्या है, पेंडिंग है, अलॉटमेंट का काम हमारा क्या है, पेंडिंग है, अलॉटमेंट का पैसा अभी अलॉटमेंट हमने नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ दिन बाद कर देगी, वो हमारे क्या हो जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो मेनली इसी में आ जाएंगे, इसी हेडिंग में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग ही शो कर देते हैं कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, कि अभी तक अलॉट उन लोग को नहीं की है। तो ये होता है इक्विटी का 2 मेन हेडिंग, क्या क्या, शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मीन जहां से पैसे आने की संभावना है वो, और ये सेकंड में, तो ये मेन हेडिंग हो गया। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है जी, नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है, हमारा हेडिंग में मेन हेडिंग क्या है, थर्ड में नॉन करेंट लायबिलिटी। मीन्स लायबिलिटी का आप 2 पार्ट हम देखेंगे, मेन हेडिंग लायबिलिटी का 2 मेन हेडिंग, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज आते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज में हम 4 सब हेडिंग लिखे हैं, क्या क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, सी में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और डी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या हो जाएगा जी, आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब क्या समझते हो, जो कि आप लंबे समय के लिए किसी से लोन लिए है आपने, लेकिन लंबे समय के लिए, मीन्स 1 ईयर से ज्यादा के लिए आपने किसी से लोन लिया है, तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। ठीक है, और क्या, डिवेंचर हो गया। ठीक है, डिवेंचर हम जैसे कि डिवेंचर ही तो होता है, डिवेंचर आप लोन लेते हो लोगों से, तो डिवेंचर आपने पढ़ के आया, देखा है कि डिवेंचर में हम लोग लोन लेते हैं और फिर एक टाइम पीरियड के बाद लौटाते हैं। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आ जाएगा, डिवेंचर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो इसमें, तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें आप नोट नंबर डाल सकते हो, क्या 3, कि आप 3 में जाकर देख लो क्या है लॉन्ग टर्म। अगर लोग को लगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है क्या भाई, क्या चीज है, तो आप देखोगे कि 3 लिखा है, यहाँ लिखा है डिवेंचर। डिवेंचर्स मीन्स डिवेंचर इतने का है, अमाउंट कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वही अमाउंट यहाँ पे डालोगे। ठीक है जी, डेफर्ड टैक्स ये हमारे काम का चीज नहीं है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, बस ये समझ लो ये टैक्स से हमारे जो अकाउंटिंग का जो सपोज डेप्रिसिएशन लगाते हो ना हर चीज पे, मशीन पे, ये चीज पे, वो चीज पे। ठीक है, तो वो चीज का वैल्यू हमें
मेन इनकम टैक्स वालों से क्या होता है, कम या फिर ज्यादा हो सकता है, तो वो कहते हैं डेफर्ड टैक्स। ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे इतना गौर करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओके, लेकिन आपको शो करना है, अगर ये परफॉर्मा बनाने के लिए दे दिया तो आप लिखोगे ये वाला चीज, ठीक है, डेफर्ड टैक्स। ओके, सी में देख लो, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आ सकते हैं, अगर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आप आएगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जैसे कि आपने डिवेंचर पढ़ा, तो उस समय आप जब इशू करते हो, इशू करते समय क्या लिखते हो कि अगर आपको रिडीम करना है किस पे, प्रीमियम पे, तो आप वो इशू करते समय ही आप लिख लेते हो कि मुझे ये प्रीमियम देना पड़ेगा फ्यूचर में। तो क्या लिखते हो, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि आपका ये लायबिलिटी है कितने लंबे समय के लिए, ठीक है। तो हम इस 4 नंबर पे क्या लिख सकते हैं, हम नोट नंबर 4 डाल देंगे और लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अमाउंट जितना है उतना डाल दोगे, ठीक है। मीन्स इसमें क्या आ सकता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में वही आ सकता है क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, कि हम लंबे समय के लिए डिवेंचर को लंबे समय के लिए क्या कर रहे हैं, एक जो खर्चा होने वाला है फ्यूचर में, हम उसको अभी नोट डाउन कर ले रहे हैं कि हमें प्रीमियम लौटाना है बाद में, तो वो लॉस हम पहले ही शो कर लेते हैं, ठीक है। वो हो गया अदर करेंट लायबिलिटी में। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मीन्स आप प्रोविजन बनाते हो, तो आपने मेन चीज से क्या देखा होगा, इसमें मेन आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, आपने प्रोविजन बनाते समय, पार्टनरशिप पढ़ते समय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पढ़ते थे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इससे जिसे हम पीएफ कहते थे, पीएफ, तो पीएफ हम हमेशा क्या कहते हैं कि पीएफ कभी भी पार्टनर्स में नहीं बढ़ते थे, पार्टनर्स में पीएफ कभी नहीं बढ़ते थे। वो क्या होते थे, जब वो रिटायर होता था, क्या एम्प्लॉयज लोग जब रिटायर होता था, उन लोग को वो पैसे मिल जाते थे, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मीन्स हम एक प्रोविजन बना के रख रहे हैं लंबे समय के लिए। मीन्स हम जब रिटायर होगा एम्प्लॉय मेरा, तो हम उसको पैसे दे देंगे, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा 4 मेन हेडिंग हो जाएगा, लायबिलिटी में से नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया और करेंट लायबिलिटी, यानी कि सब में से 2-2 है ना, तो लायबिलिटीज में 2 नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटी, इसमें भी 4 सब हेडिंग आ गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो आपने यहाँ लिखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मीन्स आपने जो 1 साल से कम के लिए बोरोइंग किया है, वो हो गया, लोन लिया है, वो हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल क्या होता है, आप यहाँ नोट बना के लिख सकते हो, नोट 6 में क्या है कि ट्रेड पेबल में है क्या भाई, तो आप नोट नंबर 6 में जाकर देखो ट्रेड पेबल में है क्या। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, और दोनों का अमाउंट यहाँ पे शो हो सकता है, ठीक है, टोटल में। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मिला के क्या कहा जाता है, ट्रेड पेबल, ठीक है जी। वो हमारा हो गया ट्रेड पेबल। अगला क्या है, सब हेडिंग अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटीज में क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आपने लिखा कहाँ है, इस मेन हेडिंग में, इक्विटी के मेन हेडिंग में, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर ये लिखा रहे शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट, इट मीन्स क्या है कि वो हमारा क्या, अदर करेंट लायबिलिटीज। मीन्स उसका मतलब क्या होता है, जब आप पैसे को किसी का शेयर लेते थे और उसको आपके पास लोग आपके पास शेयर लेने के लिए अप्लाई करते कि मुझे इतना शेयर चाहिए, लेकिन आपके पास शेयर उतना नहीं रहता था, तो क्या करते थे, आप उस पैसे को लौटा देते थे। तो वही वाला रिफंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, अदर करेंट लायबिलिटीज, अभी आपको लौटाना है, ठीक है। तो वो आ जाएगा अदर करेंट लायबिलिटीज में, ठीक है। अदर करेंट लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट क्या हो जाएगा आपका, अदर करेंट लायबिलिटीज। मीन्स हमें अभी पैसे लौटाने हैं, वो हमारा लायबिलिटी है, अभी लायबिलिटी है, उसे लौटाने हैं, लेकिन करंट में ही है, मीन्स तुरंत ही लौटाने, ठीक है। डी में सब हेडिंग क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है, हो जाएगा जी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मीन्स हम छोटे समय के लिए क्या बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। बनाते थे ना कि अगर हमारे ये डेटर्स साथ डूब सकते हैं, पार्टनरशिप पढ़ते समय आपने को याद है कि
हमारा ये डेटर जो है डूब सकता है। हमें इसके लिए प्रोविजन आप क्या करते थे, पहले से प्रबंध बना के रखते थे छोटे समय के लिए, वो कहते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, अब हमारा मेजर सेकंड है एसेट्स, जिसमें पहला है मेन हेडिंग क्या है, नॉन करेंट एसेट, जैसा कि आपने लायबिलिटी में देखा, और करेंट एसेट्स जैसा कि आपने लायबिलिटीज में देखा। ठीक है, तो लायबिलिटीज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लायबिलिटीज में आप देखोगे पहले क्या लिखोगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज फिर करेंट लायबिलिटीज, उसी तरह एसेट्स का भी है नॉन करेंट एसेट्स फिर करेंट एसेट। ठीक है जी, आपको याद बस इतना ही रखना है और सब हेडिंग रखना है। ठीक है, तो नॉन करेंट एसेट्स में हमारा पहला क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स मीन्स क्या, जो हम क्या करते हैं, ऐसा एसेट्स लेते हैं जो हमें कैश में कन्वर्ट नहीं करना है, जब बल्कि हमें उससे काम करना है, हमें उससे कैश में कन्वर्ट, जैसे कि मशीन वगैरह हो गया ना, टेंजिबल एसेट्स हो गया। ठीक है, फिक्स एसेट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, नॉन करेंट एसेट्स आते हैं। ठीक है जी, अब फिक्स एसेट्स में भी सब हेडिंग होते हैं, कितना, 1 2 3 4 क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स भी कितने तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स तो वो जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वैसा कुछ मशीन वगैरह। इनटेंजिबल मीन्स गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब क्या हो गया, इनटेंजिबल एसेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स काम अभी चल रहा है, वो कहते हैं प्रोग्रेस मीन्स कुछ आप बना रहे हो और वो अभी तक बनने के प्रोसेस में है। ठीक है, अभी बना नहीं, अभी बनने के प्रोसेस में ही चल रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स अभी वो काम में ही लगा हुआ है, वो चीज अभी बना नहीं है, वो कहते हैं हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर चौथा क्या हो जाएगा, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स जो है ये तो क्या हो गया, ये क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स जो टेंजिबल एसेट्स है वो अभी काम चल रहा है, वो अभी बन रहा है, और ये जो जिससे हम छू नहीं सकते, इनटेंजिबल एसेट्स जो कि जिसका काम चल रहा है अभी बना नहीं है, उसको कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मीन्स जैसे कि आपका पेटेंट्स बन रहा है, कॉपीराइट बन रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अभी बन रहा है। ठीक है, गुडविल हो गया आपका, अभी क्या है, अंडर डेवलपमेंट है, अभी बना नहीं है पूरी तरह से, आपका बन रहा है, तो वो क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है जी, सेकंड क्या, बी सब हेडिंग क्या हो जाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट किया है कहीं, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है लंबे समय के लिए। ठीक है, तो वो हो गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1 साल से ऊपर के लिए। सी डेफर्ड टैक्स, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, उल्टा उसका हो जाएगा। डी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांटेज मीन्स एडवांसेस, सॉरी, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, आपने किसी को क्या किया है, लंबे समय के लिए लोन दिया है या फिर एडवांस में दिया है, तो वो क्या है, एसेट्स है, आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय के बाद। तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांटेज, वो भी आ जाएगा आपका नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएगा। फिर ई में अदर नॉन करेंट एसेट, ई में क्या हो गया, अदर नॉन करेंट एसेट्स। अदर नॉन करेंट एसेट में आ जाएगा आपका फिक्टिशियस एसेट वगैरह रहता है ना, वो सारा आ जाएगा आपका अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, सॉरी एसेट्स। अब आ गया नॉन करेंट एसेट्स हो गया, अब करेंट एसेट्स आ जाएगा। एसेट्स का दो मेन हेडिंग, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट्स। तो दूसरा क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स, इसका सब हेडिंग एफ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है। तो पहला क्या है, करेंट इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं, आपने इन्वेस्टमेंट को खरीद रखा है कितने छोटे समय के लिए, तो क्या है, करेंट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड बी में क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज में आपका आएगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड एंड स्टॉक इन ट्रेड एंड लूज टूल्स भी होते हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे आपके इन्वेंट्रीज में। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आ जाएगा आपका, आप यहाँ पे नोट अगर आपको लिखना है कि हम मेरे इन्वेंट्रीज में क्या क्या आया है, तो आप नोट डालो यहाँ पे, नोट डाल करके, लास्ट हमारा नोट क्या था, 6 नोट था, 7th नोट डाल करके हम क्या लिख सकते हैं, इन्वेंट्रीज हो गया, 7th नोट डालो और लिखो आप, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि 7th में हमारा क्या क्या है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, ये सारा का सारा क्या आता है इन्वेंट्रीज में, मीन्स कच्चा माल, और वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड फिनिश्ड गुड्स, फोर्थ यहाँ पे अमाउंट आएगा
ठीक है। फोर्थ में क्या आ जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड एंड लूज एंड टूल्स, ये सारा के सारा क्या आता है, इन्वेंट्रीज में ही आता है। सारा किस चीज का पार्ट है, इन्वेंट्रीज का पार्ट है। तो आप वहां पे तो सारा का सारा इन्वेंट्रीज में शो नहीं ना कर सकते हो, ये सारा खिचड़ी वहां पे नहीं पका सकते हो ना। तो ये सारा आप नोट में लिख करके बता दो कि ये है, सारे अमाउंट का प्लस करके एक जगह लिखो और ये मेन हेड यहाँ पे अमाउंट डाल दो। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स क्या होता है, 7 8 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इक्वल टू क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, दोनों का अमाउंट प्लस करके वहां डाल दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश इन हैंड, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक। जितना आपके हाथ में पैसे और जितना आपके बैंक में पैसे, वो सारा का सारा अमाउंट ये क्या 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 कहलाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। आपने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रखे हैं, एडवांस दे रखे हैं, तो आपको मिल जाएगा पैसा, तो वो आपके लिए क्या है, करंट एसेट्स है। अदर करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। आपको आपने कहीं खर्चा कर रखा है पहले से, आपने कहीं अपने पैसे दे रखे हैं, तो क्या हो गया आपके लिए, वो काम आएगा ही ना, वो आपका काम करेगा ही करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो वहां पे आप लिख सकते हो 10 में प्रीपेड एक्सपेंसेस, PENSES एक्सपेंसेस। ठीक है। आपको जो अगर आपको लगता है कि कुछ है ऐसा हेडिंग जिसमें आप नोट बना करके लिख सकते हो, वो सारा का सारा नीचे लिखो और नोट बना करके शो करो। ठीक है। ठीक है जी। जैसे शॉर्ट टर्म लोन में आपको कुछ दिखने की बात नहीं कि कहाँ दिए कैसा है, तो ये सारा अमाउंट सीधा का सीधा यहाँ पे लिख दो। ठीक है, नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये होता है हमारा